एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। एंड यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर नंबर 18, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद वाला पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट प्रेसिडेंट देख लिया है तो ये वाला पार्ट बहुत आसान से, बहुत जल्दी से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आर्टिकल 63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? इट सिंपली सेज कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट शैल, यानी कि जरूर होना चाहिए। सो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सी बात आर्टिकल 63 में बोलता है ये। फिर आर्टिकल 64 में क्या आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ही और शी विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा किसका? राज्यसभा का। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होंगे। ही और शी विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जस्ट वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। देन आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, फॉर सम रीजन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वैकेंसी हो जाती है या पोस्ट वैकेंट हो जाता है, तो इन केस ऑफ दैट वैकेंसी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जिस समय तक पोस्ट वैकेंट है उस समय तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस होगा वो कौन रखेगा? वो रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। बट ये हो कब तक सकता है? दिस पीरियड कुड बी मैक्सिमम 6 months। 6 महीने से ज्यादा पीरियड तक ये चीज नहीं कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि अगर मान लो यूएस में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे तो टर्म मैक्सिमम 6 months है, वहां पे टर्म का कोई वैसा 6 months का लिमिट नहीं है। जितना भी रिमेनिंग पीरियड बचा था उतने में जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट ही कहलाएंगे। मान लो प्रेसिडेंट का टर्म था 5 years एंड 3 years के बाद वो चीज वैकेंट हो जाती है, तो यानी कि बचे हुए 2 साल तक जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही प्रेसिडेंट कहलाएंगे। सो दिस वाज आर्टिकल 65 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इलेक्शन कैसे होता है जी वाइस प्रेसिडेंट का? इसमें भी वही इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्टोरल रोल से होगा, इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट में हमने देखा था इलेक्टोरल रोल में कौन कौन था? राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव, दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, इसमें सिर्फ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कौन होते हैं? ओनली एमपीज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होंगे। फिर कैसा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने प्रेसिडेंट में देख लिया था, और उसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन्हीं सब चारों तरीकों से होगा। बस क्या डिफरेंस है मेजरली कि स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं होंगे और सारे के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड ना हो। ठीक, अब ये जो राज्यसभा होता है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट है तो चेयरमैन राज्यसभा का, तो इलेक्टोरल रोल में सिर्फ राज्यसभा क्यों नहीं है, लोकसभा भी क्यों है? तो देखिए, जो राज्यसभा में लोग आते हैं ना, वो स्टेट की पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन से आते हैं।
जैसे अगर कोई स्मॉल स्टेट है तो उसमें से राज्यसभा में लेस मेंबर्स जाएंगे, अगर कोई बिग स्टेट है तो उसमें राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स जाएंगे। जैसे यूपी की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है तो उसमें से 31 सीट्स है। वहीं अगर आप बात करें गोवा की तो गोवा में सिर्फ 1 सीट है। तो अगर हम सिर्फ राज्यसभा के लोग उठाएं और इनके इलेक्शन के लिए, तो फिर जो बड़ी पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो तो डोमिनेशन कर देगा, यानी कि यहाँ तो उत्तर प्रदेश का डोमिनेशन हो जाएगा। तो उस डोमिनेशन से बचने के लिए हम इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को ही रखते हैं। सिंपल। देन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं किसी भी एक वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनकी क्वालिफिकेशन होती है, इनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स प्लस 35 साल, और वो होने चाहिए राज्यसभा के। जो भी मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन इनमें होनी चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास नहीं होना चाहिए, एंड वो होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन नहीं होंगे तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के काबिल नहीं होंगे। सो दिस वाज क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर ये नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो 20 मेंबर लगेंगे इनको इलेक्टोरल कॉलेज के प्रपोजल के लिए, और उस प्रपोजल को सेकंड किया होगा, यानी कि सपोर्ट किया होगा एक तरीके से, 20 मेंबर ने उनको सेकंड किया होगा। अच्छा, ये प्रेसिडेंट में कितना था, प्रेसिडेंट में ये 50 + 50 था, यहाँ पे ये 20 + 20 है। तो इस तरीके से प्रपोजल हो जाएगा इनका, और जो वोटिंग होती है वो वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट के थ्रू वो सिंपली वोटिंग करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के हैं आप उसी पे वोट करें, आप किसी को भी कर सकते हैं। सो व्हिप इशू नहीं हो सकता। व्हाट इज़ व्हिप? व्हिप का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सारे एमपीज़ को, एमएलएज को वोटिंग करनी होती है। अब वोटिंग अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ करते हैं ना, तो जो पार्टी लीडर होगा वो उनके खिलाफ व्हिप इशू कर सकता है, और व्हिप से वो फंस सकते हैं एंटी डिफेक्शन में, और एंटी डिफेक्शन से फिर पार्टी निकाला, उनसे पोस्ट वगैरह ली जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट इस केस में व्हिप इशू नहीं हो सकता। अब मान लो 2 कैंडिडेट थे, ये था X और ये था Y। अब X जो था मान लो जीत गया, पर Y को अगर लगता है कि ये इलेक्शन प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है, तो इफ जो लूजिंग कैंडिडेट है वो, या फिर किसी भी अगर 10 मेंबर को लगता है कि ये इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, 5 बेंच जज, और वो उसको स्टडी करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गड़बड़ लगता है तो ये इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। दे कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। अच्छा, ये केस जो था अगर हम प्रेसिडेंट में देखें तो प्रेसिडेंट में ये चीज़ 20 मेंबर चाहिए था, या तो लूजिंग कैंडिडेट या 20 मेंबर, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। नाउ एक टर्म यूज होता है इनके लिए, ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, यानी कि जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है वो खाली नहीं रहना चाहिए, तो वो खाली ना रहे इसलिए खाली के टाइम पे हम किनको बुला लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को बुला देते हैं। अब जिस समय मान लो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, जिस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, तो उनको सारे के सारे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी प्रेसिडेंट वाली होगी, और जो भी उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं जैसे सैलरी हो गया, अलाउंस हो गया, घर हो गया, तो ये सब कुछ सेम टू सेम उनको वैसा ही मिलेगा जैसा कि प्रेसिडेंट को मिलता है। तो सिर्फ नाम के लिए ये प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से और अपने प्रिविलेजेस से भी ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एंड प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, आप जानते ही होंगे। सो फर्स्ट सिटीजन कंट्री का कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है। ठीक। देन
ही और शी इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में वो प्रेसिडेंट जैसा काम करते हैं, चेयरमैन जैसा काम करते हैं। तो इनका ड्यूटी क्या क्या होगा? सबसे पहले तो कोरम ऑफ द हाउस वो चेक करना। कोरम ऑफ द हाउस क्या होता है कि मिनिमम 10% अटेंडेंस होना चाहिए। अगर मिनिमम 10% अटेंडेंस है तो उसको हम कोरम बोल सकते हैं। वो देखने का काम कौन करेंगे? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। फिर बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि जो भी हाउस में काम चलता है, बातचीत चलती है, उस चीज़ को देख रेख करना। फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज जो बनती है वो किस तरीके से काम करेगी, कौन कौन कैसे कैसे मेंबर होगा ये देखना। मोशंस जो पास होने वो कैसे कैसे पास करने हैं ये काम देखना। ये सब कौन करेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो। फिर इनका रिमूवल भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इनको हटाया भी जा सकता है, पर इनका रिमूवल कैसे होगा? देखो, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल था प्रेसिडेंट का, वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता था, राज्यसभा में भी। लेकिन अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है ना, तो ये स्टार्ट होगा या फिर ये इनिशिएट होगा राज्यसभा ओनली, यानी कि राज्यसभा में इनिशिएट होगा। अब राज्यसभा में जब इनिशिएट होगा तो शुरू तो यहाँ पे होगा, पर पास उसको लोकसभा में भी होना पड़ेगा, तब जाके वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। राज्यसभा में चाहिए इनको इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50%, कम से कम 50% प्लस 1 ऑफ 50% प्लस 1 ऑफ जो टोटल सीट्स हैं, 50% प्लस 1 ऑफ टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा जो कि फिल्ड हैं। क्या मतलब है इसका? सिंपली अगर हम देखें कि अगर मान लो 250 सीट्स है टोटल कितनी सीट्स? 250 सीट्स, बट फॉर सम रीजन इसमें से 5 क्या है? वैकेंट है, यानी कि 5 सीट फिल ही नहीं हुई, तो सीट कितनी हो गई टोटल? 245। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी किस पे निकलेगी? इफेक्टिव मेजॉरिटी निकलेगी 245 पे, यानी कि 245 का 50% प्लस 1 जो होगा वो क्या अगर मिल जाता है तो फिर हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी मिल जाएगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अगर हम बोलें तो एब्सोल्यूट होती है दैट इज जो टोटल मेंबरशिप थी उसका 50% प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हम 250 का निकालते हैं। और सिंपल क्या है? सिंपल में जो भी प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, यानी कि 245 में से मान लो आए ही 100, तो 100 का भी 50% प्लस 1 अगर आप अचीव कर लेते हो तो वो भी आपका हो जाएगा, बट वो सिंपल मेजॉरिटी है। तो राज्यसभा में कैसे पास होगा? राज्यसभा में ये पास होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से, उसके बाद लोकसभा में ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, और अगर ये पास हो जाता है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये। सो इसको आप इसका वीडियो देखिए ये वाला अच्छे से, और उसके बाद अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे तो इससे ऊपर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।